हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीड शॉट सीरीज के नए वीडियो में। तो यार एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्पीड शॉट सीरीज आपके लिए तभी हेल्पफुल रहेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि क्या है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन के लिए शॉर्टेस्ट अप्रोच कैसे सोचा जाता है। आप जब मेन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका माइंडसेट पहले से ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होगी और उनमें कई बार शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ की होगी कि आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा कि यार इसमें तो ये ट्रिक अप्लाई करना है, इसको तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, या इसमें कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आंसर डायरेक्ट निकल सकता है। तो आपका माइंडसेट जब इस तरीके से तैयार हो जाएगा तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और बिटसेट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो हमें अपनी स्पीड अच्छी चाहिए ही है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप स्पीड शॉट सीरीज के सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, आपको एक बेसिक अप्रोच समझ में आ जाएगा और आप फिर जब बाकी के क्वेश्चंस करेंगे तो आप खुद से भी नई ट्रिक्स इन्वेंट कीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो कि एक बेसिक चैप्टर है हमारा फिजिक्स का और बहुत ही शुरू शुरू में आता है, तो इस पे ही बहुत सारे चैप्टर्स डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज सीखते हैं इसमें एक नया कॉन्सेप्ट। तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आपका एबीसी जो है कुछ एक फंडामेंटल कुछ क्वांटिटीज है, टाइप मतलब डेंसिटी या कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया कुछ क्वांटिटीज को, और अब बोलेंगे कि एक नई क्वांटिटी को उन सारी क्वांटिटीज के टर्म में आपको लिखना है। तो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच अभी तक क्या होता था, आप ये करते थे एक्स ए बी सी इन सबको एमएलटी के टर्म्स में लिख लेते थे, है ना। और फिर आप क्या करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करेंगे, यानी कि एक्स को लिखा आपने एमएलटी और उनकी कुछ पावर के टर्म्स में, देन आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे कि ए के जो हो गए एम रेस्ट टू पावर समथिंग, एल रेस्ट टू पावर समथिंग, टी रेस्ट टू पावर समथिंग, और उसको कुछ एक पावर दे देंगे, नई डिफाइन कर देंगे, जैसे कि स्मॉल एक्स। ऐसे ही बी का लिखा और उसकी पावर डिफाइन कर दी स्मॉल वाई, और सी की लिखी और उसकी कोई एक पावर डिफाइन कर दी जेड। देन आप एम के जो पावर्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कराएंगे, देन लेंथ को करेंगे। तो तीन इक्वेशन हो गए आपके, तीन वेरिएबल्स हो गए, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। पर यार आप देख रहे हैं मैं इतना सारा बोल गया और इसमें आपको टाइम भी कितना लगेगा इस चीज में करने में। तो इससे अच्छा हम सीखते हैं अपना स्मार्ट मेथड। तो हमारा स्मार्ट मेथड क्या बोलता है कि आप x का एक बेसिक फॉर्मूला लिखिए, मतलब जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसमें अगर आपको एक बेसिक फॉर्मूला समझ आ रहा है तो उस हिसाब से लिखिए। अब क्या कीजिए, जो आपकी एबीसी क्वांटिटीज दी है क्वेश्चन में, उनको उन बेसिक फॉर्मूले को किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के उसके टर्म्स में लाइए। तो इससे आपको टाइम कम लगेगा और डायरेक्ट आपका आंसर एबीसी के टर्म्स में आएगा। चलिए इसको हम क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जो कि मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा अगर आपने अभी तक ये चैप्टर्स पढ़ लिए। बाकी अगर आप नए हैं तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिए। तो देखिए, जो अगर हम रेजिस्टेंस को R से डिफाइन करें, कैपेसिटेंस को C से डिफाइन करें और इंडक्टेंस को L से डिफाइन करें, तो हमारी जो ये क्वांटिटीज होती है CR, रूट LC और L/R, इन सब का डायमेंशंस होता है टाइम के इक्वल, ठीक है। देन आपका जो ये क्वांटिटी है √1/μ0 ε0, इसकी डायमेंशंस जो है वो स्पीड के इक्वल होती है। साथ ही साथ अगर हम E को इलेक्ट्रिक फील्ड बोले और B को मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके E/B के डायमेंशन जो है वो इक्वल होंगे डायमेंशन ऑफ स्पीड के बराबर, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि डायमेंशन ऑफ √μ0 और ε0 ये होते हैं इक्वल रेजिस्टेंस के, यानी R के। तो इन सबको आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप डिराइव करके अपना यहाँ पे अपने टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा ताकि हम वीडियो को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए, पर आप खुद से ट्राई कीजिए और इन डायमेंशंस को डिराइव भी कीजिए, इससे आपको ये पॉइंट्स याद भी हो जाएंगे। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, इफ E द इलेक्ट्रिक फील्ड, B द मैग्नेटिक फील्ड, C द कैपेसिटेंस एंड L द इंडक्टेंस आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटीज। तो पहले तो समझिए, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो डिस्टेंस ही है हमारा एक तरीके से, है ना। तो अब उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, है ना।
अब हमें स्पीड इनटू टाइम को किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के ई, बी, सी और एल के टर्म्स में लाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको अप्रोच समझाया था। तो अब मैंने अभी जो आपको पॉइंट्स बताए थे उसमें क्या बताया था कि स्पीड और ई बाई बी की जो होती है डायमेंशंस वो सेम होते हैं, है ना, और साथ ही साथ जो रूट एल सी है उसका डायमेंशन होता है टाइम के इक्वल। तो आपने उसको इस तरीके से लिख लिया और आपको फाइनल आंसर डायरेक्ट मिल गया। तो देखिए आपने कितने कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप अपने ट्रेडिशनल अप्रोच को लेते वो हाँ MLT के पावर्स को मैच करते रहते तो आपको ना जाने कितना टाइम लग जाता। इसलिए इस अप्रोच को सीखिए और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको स्ट्राइक होने लगेगा। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ एल आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो दिमाग में आ रहा है, डिस्टेंस को लिख देंगे हम स्पीड इनटू टाइम। देन अब स्पीड को हमने लिख दिया √1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि मैंने आपको मेन पॉइंट्स में बताया था, और टाइम जो हो जाएगा वो हमारे L/R के टर्म्स में आ गया और इससे हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया। तो देखिए 2 या 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है ना। इसको तो अगर आप अपने मन में भी सॉल्व करेंगे तो आप करने लगेंगे प्रैक्टिस के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। If force F, energy E and velocity V are chosen as fundamental quantities, then find dimensions of acceleration. तो यार बेसिक फार्मूला लिखिए। बेसिक फार्मूला क्या हो गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। अब हमने फोर्स अपॉन मास लिखा, साथ ही साथ अब यार दिया है हमें वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो हमने उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि वेलोसिटी भी आ जाए और साथ में साथ एनर्जी भी आ जाए। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो हमने जो डिनोमिनेटर में उसमें v²/2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस आउट करने के लिए, और इससे हमें फाइनल आंसर मिल गया F/E/v²। तो हमारा फाइनल आंसर इससे हो जाएगा डायमेंशन एनालिसिस से कि Fe⁻⁻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 ⁻
एक बेसिक फॉर्मूले से फाइनल आंसर तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि यार वो MLT वाला जो अप्रोच है उसमें टाइम लगेगा, आंसर तो मिलेगा ही ऑब्वियसली क्योंकि वो मेथड है ही एक डिफाइंड, बट हमें अपना टाइम सेव करना है, इसलिए हमें इस अप्रोच को प्रैक्टिस में लाना होगा। अब एक DIY प्रॉब्लम आप सभी के लिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर देखते हैं कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। चलिए अब यार आप इन फिगर्स को देख रहे होंगे, आप जान ही गए होंगे कि अब मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, वर्नियर कैलिपर और हमारा स्क्रू गेज। तो इसमें क्या होता है, एक आपको ये बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, इससे क्या है क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, वरना हम लोग वही सोचते रहते हैं कि इसमें से मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, वर्नियर स्केल। तो आज मैं इन सारे कंफ्यूजन को क्लियर करता हूँ। ऊपर वाला जो फिगर है वो हमारा किसका है, वर्नियर कैलिपर का। तो आपसे जब पूछते हैं लेंथ ऑफ रॉड या समथिंग, जिसका भी लेंथ पूछिए, तो वो क्या हो जाएगी, मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। तो और साथ ही साथ हमारे स्क्रू गेज का फॉर्मूला कैसा बनता है कि उसमें आप किसी चीज का डायमीटर निकालते हैं, तो वो होगा इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। अब यहाँ पे आपको एक चीज जाननी होगी कि लीस्ट काउंट क्या है। तो यार लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का होता है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो ये ज्यादातर क्वेश्चंस में तो आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ये है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। नहीं दिया तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब स्क्रू गेज में क्या होता है लीस्ट काउंट, इट इज डिफाइंड एज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो अब आपको लग रहा होगा यार पिच क्या होता है, तो पिच जो होता है हमारा, आप फिगर में देख रहे होंगे एक सर्कुलर हेड्स जैसा दिख रहा है, तो वो जो कि एक रिवॉल्यूशन में कितना मूव कर रहा है, तो इस हिसाब से आपको पिच निकल आएगा। चलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द रॉड बाय वर्नियर कैलिपर्स द रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 6.4 सेंटीमीटर। देखिए आपको फॉर्मूले में मेन स्केल रीडिंग डालनी है और ये आपके दिया हुआ है, एंड द 8th डिवीजन ऑन वर्नियर इज इन लाइन विद मार्किंग ऑन मेन स्केल डिवीजन। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स इज 0.01, यहाँ पे आपको लीस्ट काउंट डायरेक्ट दे दिया गया है और जीरो एरर भी दिया है, माइनस 0.04 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड। तो हमारा फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ द रॉड का, मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, है ना।
अब हमने डायरेक्ट डाला तो मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग दे के रखी है 6.4 और वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो जाएगा वो हो गया हमारा 8 और इनटू हमने जब लीस्ट काउंट कर दिया इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया 0.01 माइनस और यहाँ पे माइनस साइन का याद रखिएगा, वहाँ पे माइनस 0.04 दिया था। कई बच्चे गलती कर बैठते और 0.04 डाल देते, तो ऐसा नहीं कीजिए। और यहाँ पे माइनस 0.04, इससे आपका आंसर आ गया। तो देखिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है ये, इसको आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं, कभी बिट सेट में आते कभी मेंस में आते हैं, तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला समझ में आना चाहिए ये कैसे हो रहा है। अब यही चीज अगर क्वेश्चन में स्क्रू गेज दिया होता तो वहां पे वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह सिर्फ सर्कुलर स्केल डिवीजन हो जाता और बाकी सब चीजें सेम रहती। चलिए अगला क्वेश्चन वही है, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने। द सर्कुलर हेड ऑफ अ स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू 200 डिविजन्स एंड मूव 1 मिलीमीटर अहेड इन 1 रेवोल्यूशन। मैंने आपको पिच समझाया था कि क्या होता है कि एक रेवोल्यूशन के अंदर सर्कुलर हेड हमारा कितना मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पिच आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो पहला क्वेश्चन यही था, फाइंड द पिच, तो वो तो हमने निकाल ही लिया। एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, तो वो हम निकाल लेंगे। फिर इफ द सेम इंस्ट्रूमेंट हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.05 mm and the reading on the main scale in measuring diameter of a wire is 6 mm and that on circular scale is 45, find the diameter of the wire। तो लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट किया, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच हमारा आ गया था 1 मिलीमीटर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितने दिए क्वेश्चन में 200, तो हमारा आंसर आ गया फाइनल ये। देन अब हमने फिर से फॉर्मूला लगाया, डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। वैल्यूज को पुट कीजिए, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा 6.275 मिलीमीटर। तो आप देख रहे हैं एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बस उसमें जब वर्नियर स्केल दिया हो तो वर्नियर स्केल रीडिंग डाल दिया, स्क्रू गेज दिया हो तो सर्कुलर स्केल रीडिंग डाल दिया और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आपको एक और DIY प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स ने हेल्प करेंगे आगे के, मतलब जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि आप खुद से भी अपनी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इन्वेंट कर ले, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को चलाएंगे ना उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी कि आप हर क्वेश्चन के लिए, मतलब कम से कम ऐसा सोचिए कि 2-3 मेथड तो मैं खुद से ही खोज लूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के टाइम में आपका मतलब ब्रॉड थिंकिंग रहेगी कि आप हर जगह में सोच सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।